एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी क्लास हो चुकी हैं आप देख रहे होंगे और कंटिन्यू होंगे। देखिए, रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे डिस्कस करने का तरीका बहुत ही आसान और सिंपल है। जैसा कि आपने अभी अभी देखा था, हम एक क्वेश्चन को लेंगे, एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और उसके आसपास में जितने भी और उसके फैक्ट बनते हैं क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे, उसके आसपास के जितने भी कॉन्सेप्ट बनेंगे हम उन सभी को कवर करने वाले हैं। जिस तरीके से आप जीएस में करते होंगे एनालिसिस, एक क्वेश्चन को और उसके आसपास के सारे जितने भी फैक्ट रहते हैं सबको पढ़ते हैं, उसी तरीके से आपको मैथ में भी ये देखने वाला है। ऐसा आपको किसी और चैनल पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा जिस तरीके का हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन को आप वीडियो को रोककर आपको क्वेश्चन करना होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को करने के लिए आपको अलग से टाइम बिल्कुल नहीं देने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि किसी संख्या के क्या लिखा है, किसी संख्या के 28% का मान 35 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम डायरेक्ट अपना जो टॉपी वाला फॉर्मूला ना उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 1 रुपये में 3 टॉपी, तो बताइए 4 रुपये में कितनी टॉपी। तो आप इसका तिर्यक गुणा करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 12। इसी तरह इसमें आपको याद रखना कि यूनिट के नीचे यूनिट आता है, सॉरी पैसे की जगह पैसे आते हैं और यूनिट की जगह यूनिट आता है। बस इसमें ऐसे एक और एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिलती हैं, तो 100 टॉफ़ी कितने रुपए में मिलेंगी आपने अंदाज़ा लगा लिया 50 का, लेकिन अपन अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हुआ 2x बराबर 100 और x बराबर कितना आ जाएगा आपका 50। आप इसको डायरेक्ट यहीं भी काट सकते हैं। देखिए 50 आ गया। एक नंबर रहता है ये, इसके आसपास के दोनों नंबर आप इससे उड़ा सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन में लगाते हैं अपना यही तरीका। तो क्या दिया 28% की वैल्यू दे रखी है आपको भाई साहब। 28% की वैल्यू 35 है। क्या पूछा, वो नंबर पूछा, नंबर कितना होगा 100%। क्या होगा 100% लगा दीजिए। देखिए 7 से उड़ा दीजिए, 7 चौको 28, 7 पंजे 35। क्या ये 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब इसका इधर गुणा होगा तो इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 1 है, तो x बराबर 25 पंजे 125 आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप 1 से भी निकाल सकते हैं कि 28% का मान दिया 35 पर, आप 1 का निकालिए फिर 100 का निकालिए, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मेन उद्देश्य क्या था कि मैं आपको जितने भी जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन में हम लिखते हैं उनको हम एक बार से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। आइए एक बार से आपको पूरे कम से कम आपको 20 तक तो 20 नहीं तो कम से कम आप 15 तक या 10 तक तो याद रखिए। कम से कम 10 तक तो आप याद रख ही लीजिए जो मैन आते हैं। दुनिया में क्या होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है 100%। क्या होता है 100%। अच्छा, किसी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आप 100 का गुणा करते हैं, और अगर किसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, परसेंट हटा के नीचे 100 लिख देते हैं। यानी जहाँ भी ऐसा लिखा हमारे 40 का 40%, तो परसेंट हटता तो उसके नीचे 100 आ जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू 100%। अब मुझे बताइए 1/2 फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंट में चेंज करना, तो परसेंट में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा जी 50%। अब आपको अब 1/3 है, 1/3 को जब आप परसेंटेज में चेंज करते हैं, किस में परसेंट में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है 100 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका कितना आता है 33 सही 1/3 या फिर 33.33। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको ये गुणा वाला सिस्टम हटाना, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए कि 1/4 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा 25%। 1/5 फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आपका कितना आएगा 20%। 1/6 फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना आएगा 16 सही 2/3। 1/7 को तो कितना आएगा 13 सही 9/7।
1/8 को अगर निकालते हैं तो 1/8 का कितना होता है 12.5%। 1/9 को आप फ्रैक्शन की जगह किस में लिखते हैं, अपना लिखते हैं परसेंटेज में, तो कितना आएगा 11.11, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9। एक बार फिर से आप सभी का 1/10 का तो कोई मतलब नहीं, 1/10 का 10%। कि जितनी भी क्लास हो चुकी 1/11 का हैं, बताइए, आप देख रहे होंगे 1/11 और कंटिन्यू होंगे। 9.09%। रेलवे के एग्जाम के लिए नौ जो भी सही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे और डिटेल में ऐसे भी लिख डिस्कस सकते हैं। करेंगे। और जैसा कि 1/12 आपको पता कितना होता है है कि हमारे 8%। डिस्कस करने का तरीका बहुत 12 ही कितना आसान होता और है सिंपल है, 96। जैसा कि आपने अभी अभी देखा था। हम एक 12 क्वेश्चन को लेंगे, 2/3 इस एक तरीके से क्वेश्चन को आपको याद पकड़ेंगे होना चाहिए। और अच्छा, इसका उसके मेन आसपास उद्देश्य में क्या है जितने भी आपको और सिखाने का, उसके मतलब इससे बनते क्या हैं, होगा। देखिए एक एग्जाम्पल करेंगे, लेते हैं, ये क्वेश्चन को वाला पकड़ेंगे, उसके मान आसपास के लीजिए जितने इसको भी कॉन्सेप्ट कैसे लिख देगा बनेंगे, क्वेश्चन में, इसका हम कितना उन बन जाएगा सभी जी, को कवर करने वाले हैं। 16 जिस तरीके से आप जीएस में करते होंगे एनालिसिस के क्वेश्चन को और उसके आसपास के सारे जितने भी फैक्ट रहते हैं सबको पढ़ते हैं, इसको कन्वर्ट उसी कर रहा हूँ तरीके से मैं, आपको मैथ 18 में भी ये देखने वाला है। ऐसा आपको ऐसे किसी बोल और देगा चैनल पर बिल्कुल भी देखने को कैसे नहीं बोल मिलेगा, जिस देगा तरीके आपको का हम कोई डिस्कशन क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे प्लीज़ बोलेगा आपसे प्लीज़ कि आप मान अपना लीजिए सपोर्ट किसी जरूर वस्तु बनाए को रखें। 900 रुपये में बेचने पर 900 रुपये में बेचने पर उसको 16.16% का प्रॉफिट होता है, तो उसका जो खरीदारी यानी उसकी सीपी बताइए, उसका क्रय मूल्य बताइए। तो आपके पास में दो तरीका है यहाँ पे, या तो आप निकाल लीजिए 116.6% की वैल्यू 900 है तो आपकी 100% की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा तरीका आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हो। समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि W, X, Y और Z आरोही क्रम में हैं, अव्यवस्थित 4 संख्याएं हैं, सॉरी व्यवस्थित है ना। इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। आंकड़ों का परिसर, परिसर यानी कि रेंज, किस चैप्टर में पढ़ते हैं हम इसको, जिसमें हम पढ़ते हैं ना माध्य, माध्य का उसी के अंदर आता है परिसर क्या होता है, यानी कि उसका रेंज। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो निकालना क्या है परिसर, परिसर क्या होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं तो उसका जो भी वही उसकी रेंज है। मान लीजिए ऐसे लिखा 1 2 3, अब इन 4 नंबरों का आपसे रेंज पूछे तो रेंज क्या, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हमें, बड़ा नंबर Z है और छोटा नंबर W, तो मतलब कुल मिला के हमको ये निकालना है। अब क्या बोला है, अब ये व्यवस्थित है, आप वीडियो को रोकिए और करने की कोशिश कीजिए। अब क्या लिखा है, ये व्यवस्थित संख्याएं 4 और इनमें से 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत। अब औसत क्या होता है, औसत होता है कुल संख्याओं का योग, कुल का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, तो फर्स्ट 3 का एवरेज क्या निकल के आएगा, फर्स्ट 3 का एवरेज क्या निकल के आएगा, W संख्याओं की संख्या जोड़ रहे हैं ना, WX प्लस Z, Z संख्याओं की संख्या कितनी है 3 और इनका औसत कितना दे रखा है, इनका औसत कितना दे रखा है बताइए। फिर से करते हैं, ध्यान दीजिए। 3 का औसत कितना है आपका, W प्लस X प्लस Z, औसत संख्याओं का संख्या कितना 18 दे रखा है। तो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगी, W प्लस X प्लस Y बराबर 18 × 54। ये आपका एक बन जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा निकालिए। दूसरा क्या दिया है कि पिछली 3 मतलब 3 अधिकतम, तो 3 अधिकतम तो यही होंगी ना लास्ट की, तो लास्ट की 3 कौन कौन सी हैं, X, Y प्लस Z, इन तीनों का औसत कितना दे रखा है आपको 22। ठीक है, अब इसको 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 22 कितना होता है 22 66। ठीक है, इसको इसमें से घटा दीजिए तो आपको मान, अच्छा इसमें से बड़ी संख्या में से घटाइए इसको, क्यों, क्योंकि इससे क्या Z माइनस निकल आएगा। तो अपना क्या होगा, X प्लस Y प्लस Z माइनस W माइनस X माइनस Y बराबर
66 माइनस 54। ये आपका दूसरा समीकरण है, ये आपका पहला है। तो क्या किया है, दूसरे में से पहला घटाया है, ठीक है। तो आपका क्या कट जाएगा, x से x कट जाएगा, y से y कट गया, बचा के आपके पास में z माइनस डब्ल्यू। तो कितना आ जाएगा जी, 2 और 1 12। अच्छा, पहले में से दूसरे को घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। बस उसमें माइनस में आएगा तो उसको आप बाद में सॉल्व करते लेना आराम से, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये परिसर आया था, जो ये परिसर वाला हमने कहाँ पे पढ़ा था बताइए। ये परिसर वाला सिस्टम जो आया था क्या आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर पढ़ा था हमने। आइए मैं एक बार फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ आपका। देखिए, जो परिसर वाला जो इसमें क्या क्या पूछता है, आपसे पूछता है माध्य, आपसे पूछता है माध्य का क्या होती है, आपसे पूछता है बहुलक क्या होता है। इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन रेलवे के हर एग्जाम में पूछा ही गया। आपसे पूछता है परिसर क्या है, आपसे पूछेगा विचलन क्या है, आपसे पूछेगा प्रसरण, आपसे पूछेगा प्रसरण क्या है, और आपसे पूछेगा प्रसरण गुणांक क्या है, प्रसरण गुणांक। ये 7 घुमा फिरा के इन्हीं को पूछता है ये बार बार। अच्छा, एक और याद रख सकते हो आप कि जो बहुलक माध्य का और माध्य का जो संबंध है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्या रहता है कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का माइनस 2 माध्य। अच्छा, आप अगर कन्फ्यूज होते होंगे कि माध्य का है या माध्य है, तो आप ऐसे याद रख लीजिए, इसमें ये बड़े अक्षर को इसमें माध्य का में, तो माध्य का के साथ में 3 बड़े नंबर आएंगे। माध्य क्या छोटा है तो छोटे नंबर आएंगे, आप ऐसे याद रख सकते हैं, और बड़े में से छोटा घटाना आपको, ठीक है। इस वाले पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। अच्छा, अब बात कर रहे थे अपन किसकी, माध्य का। तो माध्य क्या होता है, बताएगा कोई माध्य क्या होता है। जैसे मान के लिए आपके पास में नंबर लिखा है 1 2 2 3 3 3 4 4 4, कितने नंबर हो गए यार, 3 3 6 4 10। अब इसका पूछेगा माध्य। तो माध्य क्या होता है, टोटल संख्याओं का योग। इतनी भी संख्या दी है ना, इनका सभी, वास्तव में माध्य एवरेज ही होता है, तो सभी का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा बताइए, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 8 30। तो टोटल संख्याओं का योग कितना हो गया 30, और संख्या कितनी है 10। तो ये निकल आया आपका माध्य, ठीक है। माध्य का कैसे निकालते हैं, माध्य का निकालने की 2 शर्तें हैं। अगर सम संख्याएँ, क्या है, सम संख्याएँ और विषम संख्याएँ। तो विषम संख्याओं का निकालना बहुत सरल है। मान लीजिए ऐसे कोई संख्या लिखी है 2 3 4 5, तो विषम संख्याओं में जो बीच में संख्या आती है उसी को हम माध्य का कह देते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त क्या है कि इसको एक क्रम से मतलब एक क्रम से होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखा होना चाहिए, और बीच में जो संख्या रहती है वही माध्य का रहती है जब विषम हो। लेकिन अगर सम हो, जैसे 6 नंबर आ गए, ये 6 नंबर आ गए, अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे कि जो बीच में 2 नंबर हैं, लास्ट के 2 छोड़ दीजिए, लास्ट के बीच के जो 2 नंबर हैं इनको जोड़ के और इनका हाफ, ये माध्य का होती है। जैसे इसमें क्या निकालेंगे, तो ये 10 नंबर है तो 4 इधर से छोड़ दीजिए, 4 इधर से छोड़ दीजिए, तो बचे ये दोनों, तो 3 + 3 बटे 2, तो ये माध्य का निकल आएगी। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो आपको सीरीज में सबसे अधिक बार दिखा दे, इसका शब्द ही नाम है बहुलक, मतलब जो अधिक बार आया, बहु मतलब प्लूरल का अधिक बार आया है ना, जो सबसे अधिक बार कौन आया, 4 बार आया, तो यही बहुलक। परिसर क्या होता है, परिसर होता है उसकी रेंज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंज, मतलब उस सीरीज की रेंज कितनी है। तो सबसे बड़े नंबर में से, सबसे लार्ज नंबर में से सबसे छोटा नंबर घटा देते हैं, तो 4 में से आप क्या घटा दोगे 1, तो ये निकल कर आएगा आपका 3, तो ये आपका परिसर होगा। विचलन क्या होता है, विचलन मानक विचलन, कौन सा, मानक विचलन। मानक विचलन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर में आपका x,
अच्छा, ये क्या होता है, अगर किसी पर ऐसा लगा देते हैं तो इसका मतलब है ये माध्य का संकेत है। किसका है? माध्य का। ठीक है, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे संख्याओं की संख्या, यहाँ पे एन का मतलब संख्याओं की संख्या, और प्लस इनको ऐड करते जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका जैसे ये x1 है और इधर आपका x2, इस तरीके से कितना भी बड़ा ले जाइए आप इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझ लीजिए। इनका एवरेज कितना निकल आता है? अभी एवरेज कितना आ गया? 3। तो 3 अब क्या हो जाएगा? -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 2 जाएगा। इस तरीके से आप निकालते जाएंगे। और आपका प्रसरण क्या होता है? प्रसरण होता है, आपका जो प्रसरण रहता है वो रहता है विचलन का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, और जो प्रसरण गुणांक रहता है, ये क्या रहता है? प्रसरण गुणांक रहता है आपका, नीचे आ जाता है आपका माध्य और ऊपर आ जाता है आपका विचलन, और गुणा में 100 कर दीजिए। ये आपका प्रसरण गुणांक हो जाता है। अब इसमें याद रखने वाला है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है। ठीक है, इनको आपको फॉर्मूले आपको याद रखना। माध्य का बहुलक, परिसर, विचलन, प्रसरण और प्रसरण गुणांक, और ये वाला संबंध 8, ये 8 याद रख लीजिए। आपका इनसे ही कम हो जाएगा। इसमें रेलवे की हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मिश्रण के रेत के साथ बजरी का अनुपात 70:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का जो अनुपात है वो कितना है? वो दिया हुआ है आपका 6:5। ये आपको लग रहा होगा कि ये मिश्रण का सवाल है, जबकि ये सवाल मिश्रण का है ही नहीं। ये सवाल किसका है? अनुपात का है। जैसे मैं आपको कुछ इसकी अनुपात से संबंधित चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास में A/B वैल्यू दे रखी है 2:3 है, और आपके दूसरे में दे रखा है कि B/C, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4:5। तो आपसे इसमें क्या पूछ लेता है? आपसे पूछ लेता है A/B/C के C का मान बताइए। दूसरा आपसे क्या पूछ लेता है? आपसे पूछ लेता है 3A 5B और 7C। तो इसमें से भी पूछ लेगा आपका कि A/B/C का अनुपात बताइए। तीसरा क्या रहता है? तीसरा रहता है ऐसा A/3 अनुपात B/5 अनुपात C/7। इसमें पूछ लेगा कि A/B/C का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले आते हैं कि इसका अनुपात कैसे निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, ये अब जब ये कॉमन होना तो आप एक साथ लिख लीजिए A/B/C। कैसे लिख लेंगे? A/B/C। तो A पहले इसको पकड़िए। तो A और B का अनुपात कितना है? 2:3। अब क्या करना है? अब B और C का दे रखा है ना, तो नीचे लाइन से B के नीचे B वाला, B कितना है? 4 और इसका 5। बस अब इनको गुणा कर दीजिए तो निकलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं ये वाली जगह खाली है, ये वाली जगह क्या है? खाली है, इसके नीचे कुछ नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे 4 और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे 3। अब इनका गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 × 12 और 5 × 15। ये आपका A/B/C का अनुपात निकल आया। ठीक है, A/B/C का। और इसका कैसे निकालते हैं? देखिए, जब आपको A का अनुपात निकालना हो, किसका निकालना हो? A का, तो आप A को छुपा लीजिए, B और C का गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे A का निकालना है तो A को छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 5:7। ये A का अनुपात हो गया। अगर आपको B का निकालना है तो B का छुपा लीजिए, इन दोनों का लिखेंगे 3:7 अनुपात। अगर आपको C का निकालना है तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए 3:5। बेसिकली जिसका निकालते हैं हम उसको छुपा लेते हैं। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। और A/B/C का इसका कैसे निकालते हैं? तो इसको पहले आपके पास में इसके निकालने के 2 तरीके हैं। या तो आप LCM ले लीजिए, LCM लेके फिर इधर गुणा करिए LCM का, तो वो ऐसा नंबर बन जाएगा। तो फिर आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसके बटे में जो भी लिखा रहता है ना, वो इसका अनुपात है। जैसे इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, इसका यही अनुपात हो जाएगा। और जिसको निकालना हो कि ये आता कैसे, तो क्या करिए आप 3, 5, 7 का LCM लीजिए और उसका यहाँ पे सभी में गुणा कर दीजिए। ठीक है,
आया अब एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात दे रखा आपको, किसका, रेत का और बजरी का, और जबकि बजरी और सीमेंट का 6 और 7 है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बन गया क्या, नहीं बना, देखिए क्या है, ये रेत है, ये आपकी बजरी है, ये आपकी सीमेंट है। तो पहले रेत और बजरी का अनुपात दिया है, तो रेत और बजरी का क्या है 17:8। दूसरी तरफ क्या दिया आपका, बजरी और सीमेंट का, तो बजरी का कितना 6:17। हमको निकालना ए। तो कैसे निकालेंगे, अभी अभी बताया था, जो खाली जगह है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसकी जगह यहाँ पे लिख दीजिए 8। बात क्लियर है। अब इनका आप गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 17 गुणा 6, इसका कितना आ जाएगा 8 गुणा 6, इसका कितना आ जाएगा 8 गुणा 17। पूछा किसका है हमसे पूछा है रेत और सीमेंट। तो रेत कहाँ है, रेत ये है, सीमेंट कहाँ है, ये है। मतलब इन दोनों का अनुपात पूछा है, मतलब 17:6 और 8:17 ये पूछा। तो 17 से 17 कट जाएगा, इसको काट दीजिए 2 से, तो 2 3 6, 2 4 8। इतनी सी बात क्लियर है, क्या है मेरी, इतनी सी बात क्लियर है। आइए ज़रा अनुपात समानुपात से जो थोड़ा क्वेश्चन बनते हैं ना। अच्छा ये तो अनुपात का हो गया, मैं आपको समानुपात का बता देता हूँ, एक सेकंड, आपको समानुपात का भी कुछ बता देता हूँ। समानुपात में आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सा पूछता है आपसे समानुपात में, ये तो अनुपात का हो गया इतना सिस्टम, और इसी में आपका वो हो जाएगा साझेदारी वाला सिस्टम। कौन सा, साझेदारी वाला। साझेदारी वाला कैसा, कि आप मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, जो ए P1 रुपये लगाता है, ए P2 रुपये लगाता है, ए P3 रुपये लगाता है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है PRT/100, यही तो होता है आपका प्रॉफिट, है ना। ये क्या मूलधन है, ये वाला P है ना, ये प्रॉफिट है ना। तो P अब कितने दर से लगाता है, मान लीजिए AR दर से लगाता है, AR2 से लगाता है, AR3 से लगाता है, और इधर जो मान लीजिए T1 टाइम के लिए लगाता है, T2 टाइम के लिए लगाता है, T3 लगाता है। अब इन तीनों का मल्टीपल कर दिए, P1 R1 RT अनुपात। इसी तरीके से आप इसका लिखेंगे, तो ये साझेदारी वाला क्वेश्चन इस तरीके से किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो आपको बता रहा था वो देख लीजिए। अब मैं बता रहा था आपको समानुपात वाला, तो आपको क्या करेगा, वो 2 नंबर दे देगा, ऐसे A और B कोई 2 नंबर दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसका मध्य अनुपात बताओ, आपसे पूछेगा इसका तृतीय अनुपात बताओ। तो आप कैसे निकालेंगे, तो जो मध्य में रहता है ना, उसको पहले तो समानुपात में बदल लेते हैं। जो मध्य में लिखा है ना, ऐसे इसका मध्य अनुपात पूछा है, तो इसको पहले समानुपात में बदल लेंगे। समानुपात में बदलने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड में इसको लिख लेंगे। अब आपके लिए आसान हो गया, अब आप कर सकते हो कैसे, A/X बराबर X/B, तो क्या जाएगा जी, x² बराबर AB। ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से आप तृतीय अनुपात को देखिए, यहाँ देख लीजिए, तीसरे का पूछा ना, तो A/B, अनुपात C। अब इसको समानुपात बना लीजिए। तो समानुपात कैसे बनाएंगे आप, A/B, मतलब 2 का पूछा है ना, तीसरा पूछा है A/B, तो A समानुपात है, क्या है, तो इसको तृतीय अनुपात पूछा है आपसे। क्या पूछा है, तृतीय अनुपात, मतलब तीसरे नंबर पर क्या आएगा। तो बस इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं भैया। एक तांबे के तार को क्या बताया है कि तांबे के तार को मोड़कर, एक तांबे के तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसी तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो वर्ग बनाया गया है, क्या इस वर्ग का जो परिमाप होगा, जैसे ये आपका वर्ग है और इसी वाले तार से ये गोला बना दिया गया है, मतलब सर्कल बता दिया, तो मुझे ये बताइए इसका जो परिमाप होगा, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए कि इसकी वजह ये है, तो इसका परिमाप कितना होगा 4 है। तो इसका जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी परिधि के बराबर। तो इसकी परिधि क्या होती है 2πr।
अगर आपको इतना सा समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। एक बार और समझ लीजिए कि एक ही तार है जी, है ना, एक लंबा तार था, इस लंबे तार को ऐसे मोड़कर पहले इसका वृत्त बनाया, सॉरी क्या बनाया, इसका पहले वर्ग बनाया और फिर इसी वर्ग से इसको सर्कल बना दिया। तो जो तार की लंबाई है वो तो हमेशा समान ही रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि तार छोटा हो जाएगा। तो पहले इसका वर्ग बनाया गया, तो इस वर्ग का जो परिमाप हो, यानी कि परिमाप में इसी तार की लंबाई तो आ जाएगी ना, और उसी तरीके से इसका गोला बनाया, तो गोले यानी कि परिधि, तो परिधि की लंबाई ये दोनों क्या हुई, बराबर। बस इतना सा समझ में आ गया, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको 121 दिया, मान लीजिए इसकी भुजा क्या है, ए है, तो किसी भी वर्ग का एरिया क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कितना ए स्क्वायर बराबर आपको 121 दिया है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, √121, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 11। बस अब आप पहले आप आर निकाल लेंगे, मतलब इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, और आपको त्रिज्या पता चल जाएगी तो आप क्षेत्रफल तो निकाल ही लोगे। तो इसका भुजा कितनी है वर्ग की, 11 बराबर 2, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, त्रिज्या आर निकालनी है। तो देखिए 22 दूनी 44 और 11 दूनी 44, यानी आपके पास में जो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी है, 7। अब आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल यही, सॉरी इसका सर्कल का क्षेत्रफल होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, और त्रिज्या आपने 7 निकाली है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 होता है 154। ये तो है सही करने का तरीका। मैं आपको एक और, जैसे आप मान लीजिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास में सिर्फ 5 से 7 सेकंड बचे हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को उस टाइम पे कैसे करेंगे। देखिए जब भी ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है ना, तो उसमें क्या होता है, जो भी नंबर आता है वो 11 से कटता ही कटता है। 99% चांस रहेंगे कि वो 11 से कटेगा। तो आप एक बार ऑप्शन पे नज़र मार लीजिए कि 11 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है। कि 150 11 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 11 कम 11 4 बचेंगे तो ये 40 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 155 11 से कट सकते हैं, बिल्कुल नहीं कट सकते क्योंकि ये 45 हो जाएगा। क्या ये 153 कट सकते हैं, बिल्कुल नहीं कटेगा, 43 हो जाएगा। लेकिन 154 ही एकमात्र नंबर है जो 11 से कट सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है, कई बार 2 ऑप्शन रहते हैं जो 11 से कटते हैं, तो आप नहीं कर सकते सॉल्व। लेकिन कई बार अगर एक ही ऑप्शन रहता है तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस क्षेत्रफल का क्वेश्चन आया तो ज़रा क्षेत्रफल देख लेते हैं, एक सेकंड। क्षेत्रफल अब आप मुझे यहीं पे बता दीजिए, चलो जल्दी फटाफट से आप मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी इसका वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, आयत का क्षेत्रफल बताइए मुझे, आप बताइए मुझे सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताइए मुझे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताइए मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चलो बताओ जल्दी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए इसकी भुजा ये है, इसकी भुजा, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसकी लंबाई एल है, चौड़ाई इसकी बी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई बी। सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और जो हाफ सर्कल है तो इसका कितना हो जाएगा, आधा पाई आर स्क्वायर 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2-3 फॉर्मूले हैं। एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला आपका ए है, आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास में ए भी है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये कहाँ पे लगेगा, ये सिर्फ समकोण समबाहु त्रिभुज पे लगेगा, मतलब जिसकी भुजाएं समान हो। ए का मतलब यहाँ पे भुजा है ना, तो भुजा समान हो। और ए कहाँ पे लगा सकते हो आप, ये किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हो जिसकी आपके पास में हाइट दिया हो और बेस भी दिया हो। ये इस वाले त्रिभुज में जाना लग जाता है समकोण वाले में, तो आपके पास में ये आपका क्या हो जाता है, ये आपकी हाइट हो जाती है और ये आपका बेस हो जाता है, तो इसमें लगा सकते हैं। लेकिन जो विषमबाहु त्रिभुज होता है ना, उसका सबसे फॉर्मूला अलग ही होता है। आओ मैं थोड़ा उसको, विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए ए, सॉरी क्या हो गया, मान लीजिए ए विषमबाहु त्रिभुज है। क्या है ये, विषमबाहु त्रिभुज है। आपको दे रखा ए बी और सी। अब इसका क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, तो इसका सबसे अलग हो जाता है। सबसे आपको पहले पेरीमीटर निकालना होगा,
इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसको बोलते हैं s, क्या है s से, है ना। तो इसको अब इसका विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद रखना, s माइनस ए, आपने बचपन में पढ़ा हुआ वो हीरोइन वाला सूत्र, वो ही है ये, s माइनस बी और s माइनस सी, ठीक है। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आपको याद रखना। और समबाहु त्रिभुज में आप ए भी लगा सकते हो, ए भी लगा सकते हो, ये बेसिकली ए वाला फॉर्मूला किसी में भी लगा सकते हो आप, जिसमें आपको हाइट पता होनी चाहिए बस, ठीक है। अगर आपको विषमबाहु त्रिभुज में भी हाइट इसकी पता हो तो वहाँ पे भी ये लग जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको अभी बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अरे यार कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं। आइए क्या लिखा है, एक साथ कार्य करते हुए, पहले मैं आपको वर्क, टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ी बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ। W बराबर RT लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं RT, यहाँ पे R का मतलब है दर और J टाइम, ये टोटल वर्क। तो हम इसको क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ RT और W, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पे अगर टाइम, मतलब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वर्क निकलने वाला है, ठीक है। जैसे ये किया वहीं पे वो है। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि आप इसका अगर जो टाइम दे रखा है ना आपका, अगर इस टाइम का मान लीजिए 2 है, 2 टाइम है, एक 2 है एक 4 है, तो अगर आप इन दोनों का LCM ले लेते हैं तो वो टोटल वर्क निकल आता है। क्या निकल आता है, टोटल वर्क। और उसके बाद में अगर टाइम का इनका इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे इन दोनों की रेट निकल आती है। लेकिन हम उन्हीं का LCM ले सकते हैं जिसका टोटल, जिन्होंने कंप्लीट वर्क किया हो। इस बात को, पॉइंट को याद रखना आप, LCM केवल उन्हीं का लेते हैं जिन्होंने काम को कंप्लीट किया हो, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहता है, एक साथ कार्य करते हुए पाइप A और B एक खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। उन्होंने 4 घंटे तक तो एक साथ काम किया और फिर B जो है वो चला जाता है तथा एक कार्य को अंत तक जारी रखता है और टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगते हैं। आइए अब इसमें मुझे बताइए कि टोटल वर्क किया किसने, मतलब कंप्लीट काम कौन किया, ना तो B ने किया ना तो A ने किया, मतलब सिर्फ एक साथ मिलकर जो काम किया था वो ही इनका। तो LCM कितना किसका आएगा, A प्लस B का। कितना, 10 घंटे काम किया इन्होंने, कितना काम किया 10 घंटे। तो टोटल जो वर्क है वो कितना निकल आएगा, एक ही LCM आएगा। इसमें भाग देंगे तो मान लीजिए ये इनकी रेट है, ये इनकी रेट है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं। अब क्या बोला है कि उन्होंने 4 घंटे तो एक साथ काम किया। अब 4 घंटे एक साथ काम किया, कितने की दर से करेंगे, 1 की दर से। 4 घंटे एक साथ काम किया, इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं, एक साथ काम किया तो काम कितना हो गया 4। अब कितना काम शेष बचा आपका, 4 काम हो चुका तो कितना काम बचा 6। अब क्या बोला है, B ने काम करना बंद कर दिया, तो काम कौन करेगा, सिर्फ A काम कर दिया। कुल 13 घंटे में बढ़ता है, तो 4 घंटे तो अभी 7 काम कर चुके हैं। अब कितने घंटे और बचे, 9, मतलब 9 घंटे A अकेला काम करता रहा। तो A की यूनिट वो कितनी निकल जाएगा, दर कितना निकल आएगा 6/9। ए कहाँ से आता है, इसी फॉर्मूले से आता है। अगर टोटल वर्क दिया आपका पास 6 और रेट आपको निकालनी है और टाइम आपको दिया है 9, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6/9। अब देखिए, आप ध्यान देना कि ए और बी की जो रेट है उनका योग कितना 1 होना चाहिए और ए का अकेला कितना 6.9। तो इसको या तो आप पॉइंट में ले लीजिए, ऐसे 6 का भाग दे के इसमें भाग दे पॉइंट में, या क्या कीजिए, आपके पास में ऑप्शन है कि टोटल आप वर्क बी, टोटल जो रेट है 1 की जगह 9 मान लीजिए, और उससे क्या होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ए का 6 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, तो टोटल रेट हम मान लेते हैं 9। मतलब यहाँ पे टोटल रेट 1 ना होके अगर हम 9 मान लेते तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाता 90। टोटल वर्क कितना हो जाता 90। अब तो ए का रेट कितना निकल के आता, टोटल दोनों की 9 है, तो ए का कितना है 6, बी का कितना है 3। अब पूछा किसका है, ए के द्वारा,
तो ए कितना, ए की रेट कितनी है 6, तो 90 में 6 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 15 छिक्के 90 होते हैं, तो 15 घंटे में ये भर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, जब भी आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, किसका, फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर वाले का आप क्या लेंगे, एलसीएम। ध्यान देना, अगर ये फ्रैक्शन लिखा आपके पास में 4/5, 2/3, 5/7। अब आपसे इसमें दो सवाल पूछ सकते हैं, एक पूछे आपसे एलसीएम, दूसरा पूछे आपसे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो पहले तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम लेते हैं और निचली वाली संख्याओं का आप एचसीएफ लेते हैं। और जब आप एचसीएफ निकालते हो तो जो ऊपर वाली संख्या उनका आप एचसीएफ निकालते हो और निचली वाली संख्या उनका आप एलसीएम निकालते हो। तो अभी के लिए अपना क्वेश्चन ये है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 4 और 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 20। और इनका एचसीएफ कितना आएगा, जब ये कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ क्या था, एक एलसीएम होता क्या है, कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना। समझ में आ गया एलसीएम। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखो, एलसीएम एचसीएफ निकालने का एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मान के चलिए ये लिखा है 5, 10, 15, आपको इसका निकालना है एलसीएम। तो आपके पास में दो तरीका हैं, या तो आप उसकी गुणनखंड कर लीजिए, जैसे ऐसे 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब इन्हीं का बस आप अब ये जब आपस में ना काटे तो इनका मल्टीपल कर दीजिए। एक बार 2 से काट दीजिए, एक बार 3 से काट दीजिए, तो एक हो जाएंगे। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास में ये नंबर लिखा है 5, 10, 15, तो आप क्या करिए, बड़ा नंबर पकड़िए। या तो ये बड़ा नंबर एलसीएम होगा, ये नहीं होगा तो इसका मल्टीपल होगा। तो 15 दूनी 30, क्या 30 एलसीएम है, 5 से भी कट रहा, 10 से भी कट रहा, बिल्कुल ये एलसीएम है। अगर ये भी नहीं कटता तो हम 45 लेते, ये नहीं कटता तो फिर हम 60 लेते। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए आप उनका दो नंबरों का अंतर देख सकते हो। तो या तो वो नंबर होगा एचसीएफ और वो नहीं होगा तो उसका कुछ फैक्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, एलसीएम एचसीएफ से एक और कुछ याद आया, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको आपने कर लिया होगा। एक एलसीएम और एचसीएफ से ना ये वाला बार बार संबंध पूछता है कि दो नंबर है, क्या है, दो नंबर है, मान लीजिए 4 और 5, तो इन दोनों नंबरों का गुणनफल होगा। इन दोनों नंबरों का जो गुणनफल होगा वो इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपसे दिया रहेगा कि दो नंबर है, उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे देगा कुछ, दोनों का गुणनफल दे दिया, मान लो आपका 20 है, और आपको दे देगा कि पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी। मान लीजिए ये आपको पता नहीं है, आपसे कैसे बोलेगा, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 20 है, पहली संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या यहाँ पर रख के एलसीएम और एचसीएफ का। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। दूसरा क्या रखना है आपको याद, और किस तरीके क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एचसीएफ से। हाँ, एलसीएम से और कुछ क्वेश्चन है मुझे याद आ गए, तरीके कैसे बनते हैं। एक बोलेगा आपसे ए वाला जाना बनता है इससे, एलसीएम से वाला क्या बोलेगा कि एक जो धावक है, यानी दौड़ने वाला धावक, एक 10 मिनट में पूरा कर लेता है इसका राउंड, दूसरा 12 मिनट में पूरा कर लेता है इसका राउंड, और तीसरा 15 मिनट में इसका राउंड पूरा कर लेता है। तो ये दौड़ना चालू करते हैं 8 बजे, कितने, सुबह 8 बजे रनिंग दौड़ना चालू करते हैं। तो मुझे बताइए ये अगली बार कब एक साथ मिलेंगे, ऐसे पूछता है ना। तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए तो आपका आंसर, इनका एलसीएम क्या आएगा, अभी कैसे बताया था एलसीएम निकालने का तरीका।
15 एलसीएम हो सकता है? नहीं। क्या 15 दूनी 30? क्या 30 एलसीएम हो सकता है? नहीं। 10 से तो कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा। 15 30 45, क्या 45 एलसीएम हो सकता है? इससे तो एक भी नहीं कट रहा है ना। 45 तो सिर्फ इसी से कट रहा है, 15 से, ना तो 10 से कट रहा ना 12 से। दूसरा कितना आएगा, अगला कितना आएगा, 60। या 60 कट रहा बिल्कुल, तो 60 मिनट बाद में मिलेंगे। ये दौड़ते रहेंगे भैया जब तक, है ना। 60 मिनट बाद 10 से भी 60 कट रहा है, 12 से भी 60 कट रहा है ना। तो 60 ही इनका एलसीएम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दौड़ रहे थे वो 60 मिनट बाद में मिलेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, इसी का घुमा पर आगे, कि मंदिर की घंटियाँ हैं। क्या है, मंदिर की घंटियाँ हैं। एक घंटी हर 5 मिनट में बजती है, दूसरी घंटी 8 मिनट में बजती है, तीसरी घंटी जो हर 4 मिनट में बजती है। ऐसे पूछ लेता है आपसे। अब ये पूछेगा कि अगली सुबह ये 5 बजे घंटी बजाई थी पुजारी ने, कितने, 5 बजे, सुबह 5 बजे। तो अब बताइए जी एक साथ अगली बार कब बजेंगी। तो इसमें भी आप एलसीएम ले लेना, तो भी आपका कम हो जाएगा। और कैसे क्वेश्चन बनता है एचसीएफ एलसीएम से, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है आपका एलसीएम से, क्या बोलेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई और जेड में भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। ऐसे करके का आपने क्वेश्चन देखा हुआ ना। मान ली कोई संख्या है, उसको बोल देगा एक्स वाई जेड का, चलो इनको अब बाद में करेंगे, ठीक है। नहीं आप तो इसमें निकालते कैसे हैं उस संख्या को, उस संख्या इनका तीनों का एलसीएम लेके, एक्स वाई जेड का आपका एलसीएम लेके उसमें से 5 घटा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल कराया था और इसको कल फिर अगली वाले क्वेश्चन में आएगा तो उसको और डिटेल में लिख के बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल से, क्या कहता है, हाँ करिए, क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 4/5 चाल से चलने पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है और उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया जाने वाला समय कितना। तो पहले तो उसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है एस बराबर क्या होता है, d/t। और जब डिस्टेंस समान हो, यानी कि डिस्टेंस में कोई बदलाव ना हो, तो जो स्पीड और टाइम का जो रेशो है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे तो यहाँ पे इसका चाल का स्पीड कितना दिया, मतलब पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 4। तो जो टाइम का रेशो है वो इसका जस्ट उलट जाएगा, पहले 4 होगा, अब कितना लगा, 5। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है, 15 मिनट। 15 मिनट। तो पूछा क्या था आपसे, सामान्य चाल मतलब पहला वाला समय। तो पहला वाला समय कितना, ये 4 है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो x बराबर कितना जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ इसके चाल से रिलेटेड आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपको मैं फटाफट बता देता हूँ। अच्छा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना आपको, है ना। बिल्कुल, जब भी डिस्टेंस समान हो, यानी कि डिस्टेंस में कोई बदलाव ना हो ना, तभी होता है ये वाला काम सिर्फ, है ना। अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, 2x बाय एक्स प्लस वाई क्या है, किसी की चाल। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति है और यहाँ तक जाता है पहले 10 की स्पीड से और वापस आता है 15 की स्पीड से, तो इनकी एवरेज स्पीड बताइए। या आपसे ऐसे बोल देगा कि इधर से जो पैदल गया 2 की स्पीड से और उधर से गाड़ी से आया 10 की स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई। तो ये वहाँ पे काम करता है, ठीक है। ये तो कब काम करेगा, जब डिस्टेंस समान हो, और जब डिस्टेंस समान ना हो तब क्या करेंगे, उसकी मान लीजिए स्पीड d1 है, तो आप तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये वही टोटल डिस्टेंस, इसके बाद में आपको टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। लेकिन वो टाइम तो दे नहीं रखेगा आपको, टोटल क्या नहीं दे रखेगा, टोटल टाइम तो दे नहीं रखेगा। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे आप, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, आपको सिर्फ स्पीड दे रखेगा और डिस्टेंस रखेगा। तो टोटल टाइम ऐसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, d/s।
तो यहाँ पे निकाल लेंगे अपन d1/s1 प्लस d2/s2, इस तरीके से निकाल। अच्छा, अगर आप टोटल दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, तो जी एवरेज स्पीड में आप टोटल टाइम का मल्टीपल कर दीजिए तो आपका स्पीड निकलेगा। ठीक है, और क्या कॉन्सेप्ट बनता है, एक कॉन्सेप्ट आपका ये बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दो रेलगाड़ी हैं, अगर जी दो रेलगाड़ी हैं, अगर जी एक ही दिशा में जा रही हो तो इनकी जो चाल होती है वो आपस में क्या होती है, घट जाती है। लेकिन अगर जी दोनों विपरीत दिशा में जाती हैं तो विपरीत दिशा में चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। ये वाली बात आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी और क्या कॉन्सेप्ट लगता है, एक कॉन्सेप्ट इसका ये लगता है कि दो रेलगाड़ियाँ, एक इधर से आ रही है और एक इधर से आ रही है। अब ये दोनों आकर यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे मिल गई। मान लीजिए ये गाड़ी ये है, बी है, अभी यहाँ पे मिलती है। इसकी स्पीड मान लीजिए कि s1 है, इसकी स्पीड मान लीजिए s2 है। अब जी क्या बोलता है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनना। जो बोलता है कि मिलने के बाद में इस गाड़ी को यहाँ तक पहुँचने में t1 समय लगता है और इसको मिलने के बाद में इधर जाने में t2 का टाइम लगता है। अब वो क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, एक की स्पीड दे देगा, एक की नहीं देगा आपको। सिंपल क्वेश्चन बना देगा बिल्कुल, कैसे, और आपको फंसा लेगा। क्या बोलता है वो, यहाँ पे ये दोनों गाड़ी मिली, ठीक है, मिलने के बाद में इसको स्टेशन, इसका मान लीजिए क्यू है, ए पी है, तो गाड़ी ए को स्टेशन क्यू तक पहुँचने में t1 का टाइम लगता है और गाड़ी बी को स्टेशन पी तक पहुँचने में t2 टाइम लगता है। और गाड़ी बी की स्पीड आपको दे देगा कि मान लीजिए 40 है, 50 है, कुछ भी दे देगा। मान लीजिए आपको ऐसे सवाल ही बना देता हूँ मैं, आपको इसको 2 घंटे लगते हैं और इसको पहुँचने में इधर 3 घंटे लगते हैं और आपसे पूछेगा s1 बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे, s1/s2 बराबर होता है अंडर रूट में t2/t1। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लीजिए आप, इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। बेसिक से तो मैं बता दूंगा लेकिन बहुत लंबा खिंच जाएगा। ये तो ये पूछता है। और दूसरा क्या पूछता है, दूसरा पूछ लेता है वो टोटल टाइम। क्या पूछ लेता है वो, टोटल टाइम पूछ लेता है। कैसे, कौन सा वाला टाइम, जी मिलने वाला टाइम पूछेगा कि कितनी टाइम में जी मिली थी। अब आपको ए वाला समय दे देगा और ए वाला समय दे देगा। अब वो क्या करेगा, अब पूछेगा कि ये मिलने से पहले इनको कितना टाइम समय लगा, एवरेज। तो इसको कैसे निकाल लेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे t1 इंटू t2 का रूट में। ठीक है, और अगर आपसे डिस्टेंस पूछता है तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसका, तो आप ए वाली दूरी निकाल लेंगे। ए वाली दूरी कैसे निकालेंगे, इतना समय लगता है इस चाल से, तो ए वाली दूरी निकल आएगी। ए वाली दूरी कैसे निकालेंगे, इतना समय लगता है इस चाल से, तो ए वाली दूरी निकल आएगी। ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं जो बार बार पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया आपका वर्गमूल से रिलेटेड है। क्या भाई, इसमें देख के ये आंसर आप ये लगा देगो कैसे भैया, आप बोलो। आप तो देखो 60 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ये कितना 3200, यानी कि 60 से तो कम ही होगा। तो ऑप्शन ये गया और ये गया, 2 ऑप्शन कट गए। 9 का अगर पीछे होता तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9 में 81, मतलब 1 पीछे होता, 7 7 9 49, मतलब 9 पीछे। तो ये तो फिर होगा नहीं, क्योंकि ये इसका तो 1 पीछे आएगा और ये 9 ही बचे। अच्छा, अगर किसी को करके देखना हो कि इसको कैसे करेंगे, तो जो अगर वर्गमूल निकालने का आपको तरीका पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर देखिए, इसमें अगर किसी नंबर के पीछे 5 है, मतलब आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 5×25 और इसका स्क्वायर करेंगे, सॉरी इसका कैसे ना, इससे अगली वाली संख्या में इसका गुणा कर देंगे। कैसे, 2 × 3, तो कितना जाएगा 625। इससे अगली वाली संख्या मतलब +1 3, जैसे आपके पास 35 दे रखा, 35 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा 25 और इसकी अगली वाली संख्या कौन सी हुई 4, तो 4 तिया 12। ऐसे आपको 45 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका स्क्वायर 5×25 और 4 की अगली वाली संख्या कौन सी है 5, कौन सी है 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 4 5 20। अब आपसे 55 पूछा, 55 का स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और 5 की अगली संख्या क्या है इस वाले 5 की 6, 6 5 30।
अब आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका और क्या तरीका रहता है, दूसरा तरीका ये है, मतलब आपके पास में 46 आ गया, फिर कैसे निकालोगे। तो इसका करने का तरीका ये होता है कि आप इसका स्क्वायर करिए, छकनक 36 की 6, 3 हासिल। अब क्या कीजिए, इन तीनों का आप आपस में गुणा कीजिए। तो 4 छिंग 24, 24 दूनी 48, 48 और 3 51 की 1, 5 हासिल। उसके बाद में इस वाली संख्या के स्क्वायर करिए, 4 चौका 16, 16 और 5 21। इस वाले कॉन्सेप्ट को सीख लो, ये कहीं पे भी लग जाता है। ये वाला तो ऐसा है कि सिर्फ 5 में ही लगेगा, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लो, हर जगह काम आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, सभी साथियों को वीडियो को शेयर कर दिया करें और वीडियो को लाइक करें ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए और आपको क्या कमी महसूस हो रही है कि ऐसे और होना चाहिए था, तो आप बताएं हमें, तो हम उसको सुधारने की नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं इसी रेलवे स्टेशन पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, जब तक के लिए जय हिंद।